बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने मार्केट प्राइस से पहले तक डिस्कशन कर ली थी, रिजर्वेशन प्राइस तक, ठीक है। और मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ जाए। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, ग्राफ से देखते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में हमारे पास यहाँ पर आगे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। जहाँ पर ये सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल होगी वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा, वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। यहाँ पर होगी मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर मान लें कि मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइसेस सेट हो गए, फॉर इंस्टेंस एट प्राइस 4, अगर प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम चले जाएं तो हमें पता है यहाँ पे सरप्लस आ जाता है। सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, एक्सेस सप्लाई होता है, सरप्लस होता है। और अगर प्राइसेस बिलो इक्विलिब्रियम आ जाएं तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टेज होता है। एक और बात, अगर प्राइस अबव इक्विलिब्रियम आ जाए, रेगुलेटेड प्राइस में कौन सी प्राइस होती है, ऊपर मिनिमम प्राइस होती है। और अगर प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये कौन सी प्राइस होती है, रेगुलेटेड प्राइस की लैंग्वेज में मैक्सिमम प्राइस होती है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है, अगर तो हम शॉर्टेज वाले एरिया में हैं और हमने इक्विलिब्रियम पर वापस जाना हो तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर सरप्लस वाले एरिया पर हूँ तो इससे प्राइसेस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी इक्विलिब्रियम के लिए, तो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम था। डन बच्चों। नेक्स्ट आ जाए रेगुलेटेड प्राइस। भाई रेगुलेटेड प्राइस वो प्राइस होती है जो गवर्नमेंट सेट करती है। गवर्नमेंट दो तरह की प्राइस सेट करती है, मिनिमम और प्राइस फ्लोर। जैसे मैंने बताया, मिनिमम जो होती है वो अबव इक्विलिब्रियम होती है और ये किसके लिए सेट की जाती है, प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग होती है जो कि बिलो इक्विलिब्रियम होती है और ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट की जाती है। तो दिस इज द रेगुलेटेड प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई, जैसे कि वन पे वन, अगर फॉर इंस्टेंस अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड के इंक्रीज होने से मार्केट की प्राइस में और क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होती है और क्वांटिटी इंक्रीज होती है। भाई और अगर डिमांड डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगी, क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। सेम विद द केस, सप्लाई अगर इंक्रीज कर जाए तो सप्लाई का इंक्रीज करना, प्राइसेस कम हो जाएंगी और क्वांटिटी, क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम E0 से E1 पर आ गया। अब इस पॉइंट पर देखें, प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ से यहाँ देखें क्वांटिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और अगर सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, E0 से E1 पे चले गया तो यहाँ से जब यहाँ गया तो प्राइसेस ज्यादा हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। और अगर साइमल्टेनियस इफेक्ट्स आ जाए, साइमल्टेनियस इफेक्ट आ जाए, मान लें इंक्रीज इन डिमांड है और डिक्रीज इन सप्लाई। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहला वाला क्वेश्चन, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज करना है और सप्लाई क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों में जो चेंज लेकर आना है वो इक्वल चेंज लेकर आना है। तो भाई मार्केट कैसे बनेगी, सप्लाई और डिमांड, ये क्या बन गई, मार्केट इक्विलिब्रियम बन गया। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, डिमांड इंक्रीज करें, तो लो जी डिमांड इंक्रीज कर दी, कोशिश करना इक्वल इक्वल आ जाए चेंज। सप्लाई क्या करें, डिक्रीज करिए, लो जी सप्लाई डिक्रीज कर दी हमने, ये सप्लाई क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। अब न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा ब्लू वाले पर, न्यू डिमांड न्यू सप्लाई पर। तो चेक करें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्राइसेस में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ गया। तो हम कहेंगे प्राइसेस इंक्रीज बट क्वांटिटी रिमेन सेम। हो जाएगा सारे के सारे। और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई वाला आ जाए कि सप्लाई इंक्रीज हो रही मोर देन डिमांड, तो क्या ये मैनेज हो जाएगा ये? चलो मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड। भाई पेरिशेबल गुड वो गुड्स हैं जिनकी लाइफ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ कम होती है और इसके बाद जो सप्लाई पेरिशेबल क्या गुड्स क्या होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में ये वर्टिकल कर्व होती है। जितनी डेली बेसिस पर डेली मार्केट में सप्लाई आ जाए, ना वो ज्यादा हो सकती है ना वो कम हो सकती है। तो जो सप्लाई रहती है वो क्या रहती है, वर्टिकल रहती है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक रहती है। फिर प्राइसेस कौन तय करता है इस मार्केट में, डिमांड तय करता है। डिमांड ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, और अगर डिमांड कम हो जाए इस मार्केट में पेरिशेबल प्रोडक्ट की तो इसकी प्राइसेस
कम हो जाएंगे। गॉट इट? ड्यूरेबल गुड्स की मार्केट कैसे बनती है भाई? ड्यूरेबल गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जिसकी रिजर्वेशन प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो ड्यूरेबल गुड क्या है? जितना सप्लाई अवेलेबल होगी, सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती रहेगी। अगर सप्लाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद सप्लाई क्या हो जाएगी? परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी। और इस वर्टिकल फेज के ऊपर अगर डिमांड इंक्रीज होती भी है तो प्राइसेस का अच्छा खासा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ए बिजनेस में बस बेनिफिट फॉर बिजनेस और बेनिफिट फॉर कस्टमर की ज़ियारत कर लीजिएगा, बस इनके नाम ही काफ़ी, बाकी को लिफ्ट करने की खास जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 डन। चैप्टर 3 में आ जाए। चैप्टर 3 हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड क्या होती है? कम होती है। प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड किस हद तक कम होगी, ये चैप्टर नंबर 3 बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस में 10% चेंज आया, अगर प्राइस में 10% चेंज आया और डिमांड में 20% चेंज आ गया, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। ये कौन सी इलास्टिसिटी कहलाती है? मोर इलास्टिक कहलाती है। अगर प्राइस में 10% चेंज आया और डिमांड में भी 10% चेंज आया, तो ये इलास्टिसिटी क्या होगी? यूनिट इलास्टिक होगी। और प्राइस में 10% चेंज है और डिमांड में 5% चेंज, ये कौन सा होगा? ये इलास्टिक होगा, यानी कि इलास्टिक होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ना। इलास्टिसिटी है क्या? एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, ये इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिसिटी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसको इस तरह ही करवा दूं या जिस तरह क्लास में स्केच बनाया था वैसे करवा दूं? ऐसे जाने दें, ओके, जैसे आप लोग के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की। प्राइस इलास्टिसिटी, जी सर। हाँ, मिश्रा दे दो, अभी मैं रुका हूँ, जल्दी मिश्रा देता हूँ मुझे वो स्केच से। ओके, अच्छा जी, वैसे कर देता, कोई मसला नहीं, जैसा आपको, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी भाई, यहां पर आ जाएं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या? एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिसिटी 2 तरह की होती है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की हमारे पास होती है। जी, पहली वाली कौन सी होती है बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरी वाली? और तीसरी वाली? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई 3 तरह की होती है। भाई इनकी डेफिनेशन हो जाए साथ साथ, जरा डेफिनेशन हो जाए, बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। रोटेट। अच्छा जी, भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। भाई फॉर्मूला क्रॉस क्या कहता है? एक प्रोडक्ट के चेंज होने से दूसरी की डिमांड पर क्या फर्क आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड बी। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अच्छा भाई, कौन कौन सी गुड्स ऐसी हैं जिनको हम इनकम प्राइस से रिलेट करते हैं?
नॉर्मल गुड की प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव और गिवन की प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव। ऐसे प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा नॉर्मल में और गिवन में प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, दैट्स वाई पॉजिटिव बनता है। यस सर। ये लिखने की जरूरत मुझे है, नो प्राइस ज्यादा डिमांड कम लिखने की जरूरत है। नो सर। ओके भाई, इनकम में कौन कौन सी गुड्स होती हैं? नॉर्मल और इन्फीरियर नॉर्मल की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव। इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, यस सर। और इंफीरियर में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन क्या बनेगा? इनकम ज्यादा डिमांड। और भाई क्रॉस में कितनी तरह की गुड्स होती हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री गुड्स या कम्प्लीमेंट गुड्स, इंडिपेंडेंट। और आईएन डिपेंडेंट गुड्स। यस सर। आईएन डिपेंडेंट, जी सर। इंडिपेंडेंट, यस सर। इंडिपेंडेंट गुड्स। भाई सब्स्टिट्यूट में रिलेशन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। कम्प्लीमेंट्री में, इंडिपेंडेंट में जीरो होता है। गॉट इट बच्चों? यस सर। एनी मसला मसाइल? नो सर। नो मसला मसाइल। अब यहाँ से मैं साथ साथ से टाइप्स भी फड़काने लगा हूँ। डन बच्चों? यस सर। ओके बच्चों, टाइप्स। आपको किसने कहा था खुले मैदान में आएंगे? खुले मैदान में आएंगे तो फंस जाएंगे हमेशा, क्योंकि बस यहाँ से चीजें करवाते करवाते चैप्टर अल्लाह हाफिज करवाते ना मैंने तो। इंशाल्लाह। सीरियस कह रहा हूँ मैं आप लोग। आखिरी फैसला है बस, ठीक है। मेरा भी आखिरी फैसला है। मैं सोचा सेमीफाइनल करवा लूँ मैं, पर आपने कहा नहीं आखिरी फैसला है। क्या कह रहे हैं भाई? पहली वाली टाइप्स, पहली वाली टाइप भाई डायग्राम के साथ ज़्यादा भी हो जाए जरा। जी सर। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज ना आए, दैट इज दी परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है यहाँ पे? जीरो। एनी प्रॉब्लम? कर अगर हमारी कर शार्प बने तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यार कमाल है यार। कोई बात। जी ये कौन सी बच्चों? इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। इन इलास्टिक का दूसरा नाम? लेस इलास्टिक की डेफिनेशन? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1 होगी। यार ये तो रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, हमें देर लग रही है मेरी यार, है ना? किताब से ज्यादा ना करवा देते। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो 2 रह गई हैं। अब तो हाँ कहते भी तो मैं ना कहता। दैट इज द यूनिट इलास्टिक। ओके बच्चों, यूनिट इलास्टिक भाई डेफिनेशन क्या होती है इसकी? यार सारा आप लोग को माशाल्लाह आता है, तो पता नहीं क्या करने आए हो फिर। चलो 3 और यार अब जगह है, वी हैव स्पेस। भाई यूनिट इलास्टिक के बाद क्या होता है बच्चों? मोर इलास्टिक को इलास्टिक भी कहते हैं। मोर इलास्टिक का मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा शुरू में आप इतने परेशान होते थे कि हमें सारा आ ही नहीं रही चीजें, अब देखो माशाल्लाह प्रो लेवल पे चल रहे हैं। एग्जाम के करीब अपने अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाना इंशाल्लाह, फिर हम आपको बेच देंगे और आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। अच्छा जी भाई, इलास्टिक में इलास्टिक डिमांड में बच्चों क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। गॉट इट? एंड द लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये तो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना।
बच्चे शरारती हो गए मेरे माशाल्लाह। आप अल्लाह भी समझ रहे हैं। अल्लाह इनको शरारती रखे। मैं तो पहले मैंने अपनी कहानी सुनाई हुई है आपको। पहले मैं शरारती नहीं हुआ करता। अच्छा भाई ये वाला सीन क्या चल रहा है? इसका मतलब स्मॉलर चेंज इन प्राइस, स्मॉलर चेंज इन प्राइस कॉजेस सिग्निफिकेंटली चेंज इन डिमांड। यस सर। इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या चल रही है? इनफिनिट चल रही है भाई। गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, एमी बरकत के तौर पे लिख रहा हूँ यार। एग्जाम्पल इन इलास्टिक एग्जाम्पल कौन सी होगी? बेसिक गुड्स, बेसिक गुड। यूनिट इलास्टिक में नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड। और इलास्टिक में लग्जरी। क्या कहने हैं आप लोगों को? आप तो मुझसे भी आगे चल रहे हैं माशाल्लाह। गॉट इट बच्चों? यस सर। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स पढ़ ली। गॉट इट? यस। अब इसकी जरा लगे आप कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अच्छा। कर लें कर। कैलकुलेशन आखिरी फैसला भाई। तीन अब मैं किताब पे नहीं जा रहा, बस इसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज कह देना चैप्टर 3 को यहीं पे। और किताब से मैचिंग कंसेप्ट कर लोगे। अगर कोई टॉपिक में से रह गया ना मिस, तो यार वो मुझे बता देना, ठीक है? अब मैंने भाई टाइप बढ़ा दी भैया। मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ, अब बोलो ना यार, डिमांड। चलें जी, यहां पर आ जाए जरा। हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 परसेंटेज मेथड। मेथड। बच्चों कौन से वाला मेथड? परसेंटेज। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में 2 मेथड होते हैं। पॉइंट मेथड और एक पॉइंट पॉइंट मेथड फॉर्मूला change in quantity demand divided by change in price multiplied by price over quantity demand. और आर क्लासिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला Same है, बस इसमें average price per average. आप लोग घर से पढ़ के आए हुए हो? ये किताबें तो नहीं है सर। लेवल यार माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, एक डाटा ले लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और बिल बतौड़ी तेरे से बात कर रहा हूँ। इधर लेक्चर चल रहा है, तेरी यहाँ पे बाल ही सेट नहीं हो रहे, वो भी कैप पहन के बाल सेट कर रहा है। तो ये फैशन शो में भिजवा दूँ? हाँ, फ्रॉक पहना दूँ, फ्रॉक। हाँ अच्छा खासा तो लगता है मुझे सही। नहीं, मैं क्या अच्छा खासा रीजनेबल लगता है, मतलब शरीफ फैमिली से लगता है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जी भाई, बच्चों हमारे पास प्राइस आ गई और प्राइस के बाद हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ गई। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर प्राइसेस 10 से 15 पे चले गई और डिमांड 50 से 40 कर लेते हैं। डन बच्चों, ये मेरे पास डेटा है, तो मुझे पॉइंट
पॉइंट मेथड से भी सॉल्व करना है और आर्क मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है जी भाई, सबसे पहले पॉइंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे, नंबर 1 पॉइंट मेथड है एंड द सेकंड वन इज आर्क मेथड। भाई जब हम पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट मेथड से भाई डेल्टा क्यों कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई 10, चेंज इन प्राइस 5, तो फॉर्मूला था डेल्टा कीवर्ड डेल्टा पी, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी 10 ओवर 50। आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 0.4। क्या कहने आप लोगों की, जी सर। कमाल की सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा बच्चों, आर्क मेथड से, आर्क मेथड में भाई एवरेज प्राइस लेनी है। आर्क मेथड में भाई इन दोनों प्राइस का एवरेज ले लेके आ गया 12.5, दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो 12.5 आ गया, और इनका एवरेज करें तो क्या गया 45 आ गया, एंड द आंसर इज 0.56। क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड है बच्चों, किसके लिए है, नॉर्मल गुड है, तो दैट्स वाई इनके आंसर के साथ माइनस आ रहा होगा। अगर ये नॉर्मल गुड का डेटा है, माइनस ना भी लगाऊं, अगर बता है लॉ ऑफ डिमांड जो है, प्राइस और डिमांड का बाय डिफॉल्ट रिलेशन नॉर्मल गुड के साथ होता है, गिवन तो एक्सेप्शन होती है। अब क्या कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं थोड़ी सी यार, सही बच्चों, इंटरप्रिटेशन पर आ जाए। इंटरप्रिटेशन पर आ जाए भाई, इंटरप्रिटेशन तो पहले ही करवा चुका आपको चुपके चुपके। ये देखो, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर तो गुड नॉर्मल, और अगर आंसर आ जाए प्लस में तो, और इनकम इलास्टिसिटी के केस में पॉजिटिव आंसर तो, नेगेटिव आंसर तो, और क्रॉस में पॉजिटिव तो, नेगेटिव तो, जीरो तो, ये तो साइन को डील कर लिया। यस सर। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू रह गई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि हमारे वाले केस पे भाई 0.5 है, अब इस माइनस को इग्नोर करना है, से न्यूमेरिकल वैल्यू को पिक करना है, दैट इज 0.4। क्या ये 0.4 लेस देन 1 है तो, अब जरा कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करें इसकी, माइनस 0.4 को नॉर्मल गुड हैविंग लेस इलास्टिक डिमांड, और ये भी नॉर्मल गुड हैविंग लेस इलास्टिक डिमांड। अच्छा, अब दोबारा से भाई यहां पर आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर आ गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा बच्चों, अगर मेरा आंसर आ गया 2.5 प्लस में, इंटरप्रेट करो। वेल डन। Given good plus shows given good 2.5, more than 1 shows more elastic demand. So our interpretation is given good having more elastic demand. Interpret this. -1. Normal good having percent. Minus shows normal, 1 shows unit. Yes. Normal good having unit elastic demand. अच्छा, इसको इंटरप्रेट करें। इसको इंटरप्रेट करें, नॉर्मल हैविंग मोर इलास्टिक, इसको माइनस शो इंफीरियर हैविंग यूनिट इलास्टिक, और इसको इंटरप्रेट करें, और इसको इंटरप्रेट करें सब्स्टिट्यूट हैविंग मोर इलास्टिक, इसको माइनस शोज कंप्लीमेंट हैविंग यूनिट, और इसको डन बच्चों। चलो ठीक है जी, अब चलते हैं किताबें देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ, मेरे टॉपिक मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। बस ठीक। हाँ, वो भूल जाऊंगा फिर अलग बात है, तो आतम तो तस्वीर ले लेते हैं। हाँ, ये वैसे तस्वीर ले लो, फिर मुझे याद भी करवा देना। डन करो। अच्छा जी बच्चों, किताब पे चलते हैं। हेलो बच्चों, वी हैव रेड डेफिनेशन, वी हैव रेड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी,
वी हैव रेड मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Yes, sir. और आपको पता पॉइंट मेथड तब इस्तेमाल होता है जब स्मॉलर चेंज आए, और आर्क एप मेथड तब लगता है जब ग्रेटर चेंज आए, और इस ग्रेटर चेंज को काउंटर करने के लिए एवरेज करते हैं। और अगर एग्जामिनर खामोश है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? आर्क मेथड यूज करेंगे। और इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ ली। Yes. टोटल रेवेन्यू मेथड पर आ जाए। टोटल रेवेन्यू मेथड, भाई टोटल रेवेन्यू मेथड सिर्फ यही है जो भी मैं लिखने वाला हूं। ये देखिए देखिए, प्राइस ज्यादा होने से टोटल रेवेन्यू मेथड में रिलेशन बनता है प्राइस और रेवेन्यू का। प्राइस ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा, सेम डायरेक्शन तो इनइलास्टिक। नंबर 1। सेकंड वन इज प्राइस ज्यादा होने से रेवेन्यू क्या हो जाए? तो क्या हो जाएगा? Elastic. इलास्टिक। नंबर 3, प्राइस ज्यादा हो या कम हो, रेवेन्यू क्या रहे? सेम रहे, तो क्या होगा? Unit elastic. यूनिट इलास्टिक होगा। टॉपिक डन डन। अल्लाह हाफिज। टॉपिक ज्योमेट्रिक मेथड में कुछ भी नहीं है, बस सवाई इस फॉर्मूले के। अल्लाह हाफिज। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करना है? लोअर पार्ट डिवाइड बाय अपर पार्ट। यहीं से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता चल जाएगी। और इसकी इतनी वो नहीं है, नहीं नहीं, और इसकी इतनी औकात नहीं, इसका डिफाइन किया जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों आपको एक तवीज दिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तवीज क्या? चीजें खरीदना जरूरी है, डिमांड। अच्छा इकट्ठे बोलना यार। चीजें खरीदना जरूरी हैं, डिमांड। चीजें खरीदना जरूरी नहीं है, क्या कहने? नेसेसिटी गुड। नहीं नहीं, ये खरीदना जरूरी है, तो इसकी डिमांड क्या होगी? लग्जरी को खरीदना जरूरी है, इसकी डिमांड क्या होगी? क्या कहने? क्या कहने? सब्स्टिट्यूशन में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं तो क्या एक पर्टिकुलर चीज खरीदना जरूरी है? तो डिमांड। और अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है, एक ही चीज पड़ी हुई है, तो फिर वही खरीदनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाए। भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड में रिलेशन क्या होता है? प्राइस कम हो तो डिमांड क्या होगी? डिमांड ज्यादा का मतलब मैं चीजें खरीद रहा हूँ, मीन इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक। और अगर प्राइस कम हो जाए, ओह ज्यादा हो जाए यार, दूसरा वाला, प्राइस ज्यादा हो जाए तो डिमांड क्या होगी? कम। डिमांड कम का मतलब चीजें नहीं खरीद रहे, यानी कि चीजें खरीदना जरूरी नहीं है तो नहीं खरीद रहे, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। ओके बच्चों, डोंट टेक टेंशन। चीजें खरीद रहे हैं, डिमांड इनइलास्टिक। चीजें नहीं खरीद रहे, डिमांड इलास्टिक। टेंशन आ लिया भाई। अगर तो हमें चाय पीने की एडिक्शन है तो चाय पीना जरूरी है, और अगर चाय की एडिक्शन नहीं है भाई, अगर इमरजेंसी है, टाइम पीरियड शॉर्ट है, इन केस इनइलास्टिक, और अगर टाइम शॉर्ट नहीं है, वेला टाइम है हमारे पास, तो इलास्टिक। शॉर्ट थोड़ा सा खराब हो गया यार। अच्छा जी भाई, अगर स्मॉलर इनकम, किसी चीज को खरीदने में थोड़े से पैसे लग रहे हैं तो हम, अगर स्मॉल इनकम लग रही है तो उसको खरीद लेंगे। ये क्या कि यार सस्ती तो मिल रही है, खरीद लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं इलास्टिक। और अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो हम फजूल खर्ची नहीं करते, फिर हम देखते हैं यार ये खरीदना जरूरी है या नहीं है, तो फैसला होता है कि नहीं जरूरी खरीदना, क्योंकि ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, तो लिख लो नाम ही काफी है। NHKH, नाम ही काफी, नाम ही काफी। आगे चलते हैं। अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पहले पढ़ चुके।
इनकम इलास्टिक मैं जरा इसको मरीज को ड्रिप लगा लूँ। यार हम स्लो चल रहे हैं। नहीं जिनके हैं सर। अच्छा जी भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके, यस सर। बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके यस सर। और न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके, क्रॉस पढ़ चुके। यस सर। अच्छा ये क्रॉस पढ़ चुके का मतलब अच्छा ये जब मैंने शुरू में बता दिया था यही है, कुछ पीछे देख रहे पता नहीं कब पढ़ा हमने। नहीं मैंने कहा ज़ियारत करवा दो, ज़ियारत करवा देता हूँ। ये पढ़ा हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा। ज़ियारत हो गई। यस सर। पॉजिटिव हो तो क्रॉप, पॉजिटिव तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव तो कम्प्लीमेंट्री, जीरो तो इंडिपेंडेंट, और न्यूमेरिकल तो सेम इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा ही है। अब क्या रह गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपोजिट है। जी सर। तो भाई डेफिनेशन क्या इसकी होगी बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। भाई डिमांड में डिमांड होता है, सप्लाई में सप्लाई, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और तुम दोनों किस चक्रों में हो, पूरी उम्मत एक तरफ तुम दोनों एक तरफ, क्यों करते हो यार ऐसा आप लोग? हाँ अच्छा जी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर आ जाए यार घर वाली बातें नहीं करते, कितनी मरतबा कहा है आप लोगों को, बुरी बात होती है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, भाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऐसे ही होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जैसी। जी सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें भाई। प्राइस के चेंज होने से, प्राइस ज्यादा हो या प्राइसेस कम कर दो, अगर क्वांटिटी में चेंज ना आए तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। डिमांड भी ऐसी थी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई दोनों सेम होती है। इसमें हाँ? पेरिशेबल नहीं इसमें पेरिशेबल नहीं आती, इसमें परफेक्ट कंपटीशन आता है। नहीं परफेक्ट कंपटीशन नहीं आता, इसमें आती है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह। ठीक है भाई। लेस इलास्टिक में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, लेस देन 1। और कब क्या बनेगी, शॉर्ट बनेगी। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, और ये बिल्कुल 45 डिग्री पे बनेगी। इलास्टिक सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1। इनके नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल हो सकते हैं, फॉर्मूला वही लगना है, बट डिमांड की जगह बट सप्लाई आ जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इसका मतलब लिटिल चेंज इन प्राइस कॉजेस सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड। भाई परफेक्टली जो है ना, वो डिमांड हो परफेक्टली या सप्लाई हो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी। और इस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगी, इन्फिनिट होगी। और ये वाली बॉक्स आता ही है, आसान ही है भाई। डिटरमिनेंट में आ जाए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को तमीज क्या सिखाया था, उसका तमीज क्या था, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, अगर सप्लाई ज्यादा हो सकती है सप्लाई, और अगर सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती। इन इलास्टिक। डन बच्चों, आ जाए जरा भाई। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, सप्लाई इलास्टिक। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, चीजें महंगी बन रही हैं, तो सप्लाई क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक मीन ज्यादा नहीं बन सकती। नंबर ऑफ फर्म्स अगर ज्यादा होंगी तो सप्लाई, अगर थोड़े सेलर होंगे सप्लाई इन इलास्टिक होगी, यानी कि सप्लाई कम मीन इन इलास्टिक। बच्चों बात समझ आ रही है? अगर तो स्टॉक अवेलेबल है तो सप्लाई ज्यादा हो सकती है, यस, तो मोर इलास्टिक। और अगर स्टॉक नहीं है
तो सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती। नो स्टॉक, तो सप्लाई ज्यादा नहीं होगी, मीनिंग लास्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, भाई हमारी जो मशीनें हैं वो 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं, क्या 100% कैपेसिटी से भी ज्यादा मशीनें चलाई जा सकती हैं? नहीं। अगर तो स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, नो स्पेयर कैपेसिटी, तो अगर नो स्पेयर कैपेसिटी तो सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती, मींस इनइलास्टिक। कहाँ लिखा है ये वाला? अगर तो फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो चीजें ज्यादा नहीं बनेंगी, इनइलास्टिक। और अगर हमारे पास कुछ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी कि मशीनें 70% पे चल रही हैं, तो 30% और चलाकर चीजें ज्यादा बनाई जा सकती हैं। अगर तो रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह स्विचेबल हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूवेबल है, तो अगर वो मूवेबल है तो जिस जगह पर उनको लेके जाएंगे वहां पर सप्लाई ज्यादा हो सकती है। मान लें हमने लाहौर में फैक्ट्री थी हमारी, हमने कहा यार शेखुपुरा भी फैक्ट्री लगाते हैं। अगर रिसोर्सेज शेखुपुरा पर शिफ्टेबल है, लेबर मूवेबल है, रिसोर्सेज मूवेबल हैं, तो भाई शेखुपुरा में भी क्या हो सकती है, फैक्ट्री लग सकती है, तो भाई वहां पर भी सप्लाई ज्यादा हो सकती है। कितने खुश होते हैं आप लोग। अच्छा जी, और अगर रिसोर्सेज स्विचेबल नहीं, मूवेबल नहीं, तो सप्लाई ज्यादा मेन इनलास्टिक। बच्चों इस वाले टाइम पीरियड में और आगे एक टाइम आएगा, इन दोनों में टाइम में फर्क रखते हैं बच्चों। ये वाला जो टाइम है ये प्रोडक्शन टाइम है बच्चों। कौन सा टाइम है? प्रोडक्शन टाइम। बच्चों एग्रीकल्चर गुड जल्दी बनती है, इंडस्ट्रियल गुड जल्दी बनती है? इंडस्ट्रियल गुड अगर वो जल्दी बनती हैं, शॉर्टर टाइम में बनती हैं, तो क्या ज्यादा बनाई जा सकती हैं? yes, तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स होंगी उनकी सप्लाई ज्यादा हो सकती है, yes, तो इलास्टिक सप्लाई। और ये जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं ये तकरीबन 2.5 से 3 माह ले लेती हैं, और एक मतलब इनकी सप्लाई आ जाए, अगली सप्लाई के लिए फिर हमें 2.5 से 3 माह वेट करना पड़ता है। तो भाई सप्लाई क्या हो जाएगी? इलास्टिक एग्रीकल्चर गुड्स के लिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ऑफ कर दो यार भाई, आप तीनों, आप लास्ट वाले यार, ये तीनों उठ जाओ यहाँ से, ये तीनों उठ जाओ, तीनों एंड में हल्की हाथ चले मसल से लगे हुए, वे तीनों उठ जाओ यहाँ से, आप तीनों प्लीज उठ जाओ, चारों उठ जाओ, चारों उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, उठ जाओ। हाँ आप चारों क्या है, उठ जा ना, उठ जा। या तो क्लास के बाहर चले जाओ, या तो एंड वाली रो पे चले जाओ, एंड वाली रो। भाई कैमरामैन से आगे वाली रो है आपके पास? भाई आपके पास कितने बंदे बैठे हैं यहाँ पे? कोई भाई आप या तो क्लास के बाहर चले जाएं या ये रो छोड़ दें। उठ जाए, उठ जाओ भाई, फिर भी उठ जाओ। अगर आप साइलेंट है फिर भी उठ जाओ, अगर आप गूंगे हैं तो भी उठ जाए भाई। आगे आ जाओ, यहाँ पर आओ भाई, यहाँ पर आओ, मेरे सामने बैठो ना, बाहर चले आजा, उठ जाओ। तो कल ही आत्मा बैठी रहा, आजा। मेरे नजरों के सामने रहा करें ना, दूर तो रहते हैं आप। मेरी नजरें आपको ढूंढ रही होती थी, दूर बैठ रही, मैं पहुंचना मुश्किल होता। नहीं बस नहीं, आइडिया भी मुफ्त सच्चा नहीं ने आज भाई। प्रोडक्शन टाइम डन बच्चों। वजह इंडस्ट्रियल गुड्स जल्दी बन जाती हैं, सो ज्यादा बनाई जा सकती है। टाइम एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भाई जो डेली मार्केट होती है उसको मोमेंट्री पीरियड भी कहते हैं, मोमेंट्री मार्केट भी कहते हैं, डेली मार्केट भी कहते हैं। डेली मार्केट में जो सप्लाई एक मरतबा आ जाए, क्या कम ज्यादा हो सकती है? नहीं, दैट्स व्हाई उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक। शॉर्ट रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है तो हम ज्यादा चीजें नहीं बना सकते, सप्लाई इन इलास्टिक। लॉन्ग रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी कर जाता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जब चारों फैक्टर वेरी होते हैं तो वी कांट प्रोड्यूस मोर गुड्स, तो भाई इलास्टिक होती है। प्राइस इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है भाई प्राइसेस में चेंज सबसे ज्यादा कब आएगा? जब सप्लाई और डिमांड दोनों क्या होंगे? इन इलास्टिक होंगे। बस इसमें इतनी है, अल्लाह हाफिज। आगे कॉवेब थ्योरी की अजम्पशन एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कॉवेब थ्योरी पर आ जाए भाई। कॉवेब थ्योरी ये कहता है कि मान लें जो फार्मर हैं वो पिछले साल की सप्लाई को देखकर प्राइस को डिसाइड करते हैं। मान लें कि सप्लाई सीजन 1 है, ईयर 1 है और सप्लाई कम है।
जब सप्लाई कम होती है तो देखें मार्केट जो प्राइसेस है ना वो मार्केट इक्विलिब्रियम, ये मार्केट की प्राइस पी है, तो प्राइसेस चेक करें पी से ऊपर चले गई, P1 पे चले गई। यस सर। तो सीजन 1 में, ईयर 1 में सप्लाई के कम होने से मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई। फार्मर ने कहा यार बड़े अच्छे पैसे मिले इन वालों को, तो ईयर 2 में सारे के सारे, सीजन 2 में सारे के सारे इस फसल की काश्त के लिए आ गए, तो सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। जब सप्लाई ज्यादा हुई यहाँ पे पहुंच गई, सप्लाई ज्यादा होने से प्राइसेस को क्या मिली, कम मिली। उनका ओहो यार ये क्या प्राइसेस कम मिली, उनका चलो चलो अपने अपने काम पे वापस, वो सारे अपने काम पे वापस चले गए। सीजन 3 में जब सारे अपने काम पे वापस चले गए, सप्लाई क्या हो गई, कम। ये देखिए सप्लाई अगेन कम हो गई। जब सप्लाई अगेन कम हो जाएगी, प्राइसेस देखें ज्यादा हो जाएगी। ये कॉबवेब थ्योरी है। फिर एट द एंड वो उस लेवल की प्राइस सप्लाई मार्केट में लेकर आएंगे जो सप्लाई इस मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाए, करीब हो जाए। तो ये वेब आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहता है। ये वेब क्या होगा, आस्ता आस्ता डिक्रीज होता रहेगा जब तक कि हम इस इक्विलिब्रियम तक पहुंच नहीं जाते, ये ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। और जैसे सर्कल लगते रहेंगे, फार्मर जो है मार्केट को अंडरस्टैंड करता रहेगा और उतनी सप्लाई लेकर आएगा जितनी सप्लाई मार्केट में जरूरी है। दिस इज द कॉबवेब थ्योरी। इसके 3 केसेस होते हैं। कन्वर्जेंट केस, कन्वर्जेंट केस हम इक्विलिब्रियम के करीब आ जाएंगे कब, अगर डिमांड मोर इलास्टिक होगी किससे, सप्लाई से। डाइवर्जेंट मीन अब इक्विलिब्रियम के दूर हो जाएंगे, ऐसा कब होगा, जब सप्लाई मोर इलास्टिक होगी डिमांड के। और परपेचुअल केस क्या होता है, जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि यूनिट इलास्टिक होते हैं, जो कि मैंने अभी वाला केस बताया, जो अभी मैंने केस बताया ये वाला, ये परपेचुअल केस है ये वाला। दिस इज ए परपेचुअल केस। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज प्राइस स्टेबिलिटी। भाई गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल कैसे रखेगी, मान लें कि अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए, गुड वेदर कंडीशन की वजह से, सब्सिडी के ज्यादा होने की वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो चेक करें मार्केट में प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। गवर्नमेंट क्या करेगा, नहीं यार प्राइसेस तो ये रखूंगा, प्राइसेस को स्टेबल ही रखूंगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सारा एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद लेगा। जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्टॉक सारा मार्केट से उठा लेगा, तो ये जो क्वांटिटी ज्यादा हुई थी, गवर्नमेंट के क्वांटिटी खरीदने से क्वांटिटी दोबारा क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगी। जब ये सप्लाई दोबारा इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगी, वो जो प्राइस डिक्रीज हो रही थी वो दोबारा शॉर्टेज से इंक्रीज होते होते इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो दिस इज द बफर स्टॉक स्कीम। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, बफर स्टॉक स्कीम के जरिए प्राइसेस को क्या करेगा, स्टेबल रखेगा। नुकसान क्या बफर स्टॉक की, भाई इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्टॉक खरीदने में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, और ये सारे को मैनेज करने के लिए एडमिन स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उसके खर्चे अलग से होंगे। चैप्टर 3 डन। चैप्टर नंबर 4